नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु उपाध्याय श्री द्रोणाचार्य के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? समास के बारे में। किसके बारे में विद्वानों विद्यार्थियों? समास के बारे में बात करेंगे। तो समास किसे कहा जाता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का विलोम शब्द क्या होता है? समास की आवश्यकता क्यों हुई? समाज की आवश्यकता हमें पढ़ने की क्यों हुई? क्यों हम पढ़ रहे हैं? किताबों में क्यों आया? क्यों ये आता है परीक्षाओं में? क्यों आवश्यकता इसकी हुई? तो देखिए, संक्षिप्त करने के लिए। अगर हमारे पास ये समास नहीं होता, क्या नहीं होता मित्रों? समास नहीं होता तो हमें बड़े बड़े शब्द पढ़ने पड़ते, बड़े बड़े वाक्य पढ़ने पड़ते। समास ही तो है संक्षिप्त करता है। समास ही तो है वाक्य बात को कहने में संक्षिप्त रूप देता है। समास ही तो है बड़े बड़े वाक्य को छोटे रूप में बना देता है। जैसे अगर हमारे पास समास नहीं होता, क्या नहीं होता मित्रों? समास नहीं होता तो हम कैसे पढ़ते? 10 हैं आनन, 10 हैं 10 आनन वाले इधर आ भैया, ठीक है? 10 ग्रीवा वाले भैया जरा, इस प्रकार से हमें पढ़ना होता। लंबे उधर वाले जरा, इस प्रकार से। मुरलीधर वाले जरा, इस प्रकार से हम बात करते थे। मुरली को धारण करने वाला है वह है, इस प्रकार से हम बात करनी पड़ती थी। इसलिए समास ने क्या किया था? संक्षिप्त कर दिया। 10 हैं आनंद जिसके अर्थात वह है रावण। दैत्यों के हैं जो हरि अर्थात वह है विष्णु। मुर के हैं हरि जो अर्थात वह है कौन? कृष्ण। नियम ऐसे ही पढ़ना पड़ता। मुर नामक राक्षस के हरि इधर आ, दैत्य के हरि हैं जो इधर आओ, इस प्रकार से बोलना पड़ता था हमें। तो क्या है दोस्तों? संक्षिप्त करने के लिए किसका प्रयोग हुआ? समास का प्रयोग हुआ। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संक्षेप या फिर संक्षिप्त कर देना। किसी बात को कहना ही क्या है? संक्षेप में कह देना ही समास है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। व्यास शब्द में भी क्या है? यण संधि होती है, बी प्लस आस से बना है। आस में भी क्या है दोस्तों? धातु है और प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बी का अर्थ होता है विशेष। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर समास कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से बना है। सम प्लस आस। सम का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से। आस का अर्थ होता है बैठना या फिर बैठना। किनका बैठना अच्छी तरह से? 2 शब्दों का बैठना। क्या करना? संयोग कर देना ही क्या कहलाता है दोस्तों? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास में कितने पद होते हैं? समास में 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जब दोनों पदों को यानी पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दिया जाता है तो एक पद का निर्माण होता है। इसे क्या कहा जाता है? समस्त पद व सामासिक पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। जब हमारे पास समस्त पद या सामासिक पद दे रखा हो, क्या मित्रों? समस्त पद या सामासिक पद दे रखा हो, उसका क्या करना हो? विग्रह करना हो। क्या करना हो मित्रों? विग्रह करना हो। तो विभक्ति का प्रयोग होता है। व्यक्ति का क्या होता है? प्रयोग होता है। जब हमारे पास विग्रह दे रखा हो, क्या दे रखा हो? विग्रह दे रखा हो और हमें समस्त पद या सामासिक पद क्या करना हो? बनाना हो, तो क्या हो जाता है? व्यक्तियों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। आगे चर्चा करने वाले हम विग्रह के आधार पर समास के भेद हैं। तो 2 हैं। एक तो होता है नित्य समास विग्रह, एक होता है अनित्य समास विग्रह। नित्य समास विग्रह को क्या कहा जाता है? लौकिक समास विग्रह। अनित्य को क्या कहा जाता है? अलौकिक समास विग्रह। हिंदी में हमारे में जो प्रचलन में है वो कौन सा है? नित्य समास विग्रह यानी लौकिक समास विग्रह प्रचलन में है। कौन सा है? नित्य समास विग्रह या लौकिक समास विग्रह क्या है दोस्तों? प्रचलन में है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यानी समास के प्रकार के बारे में। समास के प्रकार 4 भी हैं, 5 भी हैं और 6 भी हैं। 4 कैसे हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर 4 हैं और आपके मूल रूप से कितने हैं? तो 5 हैं और कुल समास कितने हैं? 6 हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप समझिएगा ध्यान से। मैंने समझा दिया इतना, अब मैं इस बात को लिखते हुए समझाता जाऊंगा, आपको समझना है। धन्यवाद। ठीक है, समझो। अब समास बात करेंगे विद्यार्थियों में इसके यहाँ पर समास के बारे में। किसके बारे में? समास। समास। अब समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ,
समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या संक्षेप कर देना। संक्षिप्त या संक्षेप कर देना। समास का शाब्दिक अर्थ है क्या? संक्षिप्त या संक्षेप कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ देख लेते हैं तो संक्षेप कैसे बना है। सम प्लस क्षेप संधि हो जाएगी ना, कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी ना। म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, क और क्ष आ रहा है। ठीक है, अब समझे समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम, समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। व्यास कैसे कैसे बना है वो भी समझे हम। यहाँ पर बी उपसर्ग है और ये आस शब्द है। बी उपसर्ग है, आस शब्द है। यण संधि का ये क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यण संधि का। अस धातु है, अप्रत्यय है। व्यास में से क्या निकल जाएगा? इस प्रकार से अस धातु और ये अप्रत्यय निकल जाएगा। इस प्रकार से बना है। तो बात दो प्रश्न बने ना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप या संक्षिप्त कर देना। क्या है मित्रों? संक्षेप या संक्षिप्त कर देना। अब आगे बात करें समास का विलोम क्या होता है, तो व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। व्यास में यण संधि होती है और वी प्लस आस, आस में अस धातु है और अ क्या है दोस्तों? प्रत्यय है। संधि में वर्णों का मेल होता है। क्या दोस्तों? संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का संयोग होता है। संधि में विकार होता है, समास में क्या होता है? संयोग होता है। विकार किनमें होता है? वर्णों के मेल से विकार होता है। समास में शब्दों का क्या होता है? संयोग होता है। अब बात करें समास कितने शब्दों से बना है, तो समझे समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास शब्द दो शब्दों से, समास शब्द दो शब्दों से, समास शब्द, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अब दो शब्द, दो शब्द कौन से हैं, तो सम प्लस आस। सम प्लस आस। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं? सम प्लस आस। सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है क्या? अच्छी तरह से या सम्यक रूप से। क्या होता है? अच्छी तरह से या सम्यक रूप से। अच्छी अच्छी तरह से या सम्यक रूप से। और आस का अर्थ क्या होता है? बैठना। क्या होता है मित्रों? बैठना। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षिप्त कर देना। समास का विलोम होता है व्यास। समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम प्लस आस। किन किन से बना है? सम प्लस आस। सम का, सम प्लस आस, सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से या सम्यक रूप से। आस का अर्थ होता है क्या मित्रों? बैठना। क्या होता है मित्रों? बैठना। किन का बैठना? तो शब्दों का। किनका बैठना यहाँ लिख देता हूं मैं। शब्दों का, शब्दों का पास आकर, शब्दों का पास आकर अच्छी तरह से, अच्छी तरह से बैठकर संयोग कर देना ही समास है। ध्यान रखना समास में कई शब्द ऐसे होंगे, संधि होगी। अगर संधि आ रही होगी तो संधि का नियम लगाकर ही हम समास करेंगे। क्या करेंगे? समास। समास में ये भी ध्यान रखना है, समास विग्रह करते समय उसका अर्थ पर्यायवाची नहीं लिखा जाता। जैसा शब्द में दे रखा है उसी का हम क्या कर देते हैं? विग्रह कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक की बात समझ में आई।
क्या कह रहा है यहाँ तक, यानी समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या फिर संक्षिप्त कर देना। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास कितने शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है। दो शब्द कौन से हैं, सम प्लस आस। सम का अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से। आस का अर्थ क्या होता है, बैठना। और सम का अर्थ क्या होता है, सम्यक रूप से भी होता है। ठीक है, तो दो यानी शब्दों का अच्छी तरह से पास आकर बैठ कर क्या कर देना, क्या कर देना, संयोग कर देना या परिवर्तन कर देना ही क्या कहलाता है, समास होता है। क्या होता है मित्रों, समास होता है। आगे हम बात करें, इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे बात करेंगे, समझे तो। समास में दो पद होते हैं। 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 समास में कितने पद होते हैं मित्रों, दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। पहले पद को, समास में दो पद होते हैं जिसमें से, समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, समास में दो पद होते हैं जिसमें से पहले पद को, जिसमें से पहले पद को, जिसमें से पहले पद को पूर्व पद, जिसमें से पहले पद को पूर्व पद। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं जिसमें से पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को, और दूसरे पद को, और दूसरे पद को, और दूसरे पद को उत्तर पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इस प्रकार से समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। पहले पद को क्या कहा जाता है, तो पूर्व पद कहा जाता है। और दूसरे पद को क्या कहा जाता है, उत्तर पद कहा जाता है। पहले पद को क्या कहेंगे, पूर्व पद, और दूसरे पद को क्या कहेंगे, उत्तर पद कहा जाता है। समास में दो ही पद होते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर, हस्तलिखित, जैसे हस्त, लिखित। क्या दोस्तों, हस्तलिखित। क्या कहा है, समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो। तो ये हस्तलिखित शब्द है, हस्तलिखित जो पद है, शब्द है, दो शब्दों से या दो पदों से मिलकर बना हुआ है। इसमें से पहला पद क्या है, हस्त। हस्त, दो पद है इसमें, एक तो हस्त है और एक क्या है मित्रों, लिखित है। समास में दो पद होते हैं जिसमें से पहले पद को क्या कहा जाता है, पूर्व पद। तो ये हस्त क्या हो जाएगा, पूर्व पद। क्या हो जाएगा मित्रों, ये पूर्व पद हो जाएगा। और दूसरे पद को क्या कहा जाता है, उत्तर पद। तो यहाँ लिखित क्या हो जाएगा, उत्तर पद। क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होगी। अब यहाँ पर बात करें, जब, अब हम बात करेंगे यदि पूर्व पद और उत्तर पद को, जब उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दिया जाए तब समस्त पद व सामासिक पद का निर्माण होता है। कब होता है, जब समस्त पद, जब पूर्व पद व उत्तर पद, जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दिया जाए तब समस्त पद व सामासिक पद का निर्माण होता है। ठीक है, समझे।
जब पूर्व पद और उत्तर पद, जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है। ध्यान देना, जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दिया जाता है, जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दिया जाता है, तब समस्त पद, जब पूर्व पद उत्तर पद को मिला दिया जाता है, तब समस्त पद, जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दिया जाता है, तब समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद का निर्माण होता है। समस्त पद या सामासिक पद का निर्माण होता है। समस्त पद या सामासिक पद का निर्माण होता है। कब होता है? जब यदि हम पूर्व पद और उत्तर पद को क्या कर दें, मिला दें, तब किसका निर्माण हो जाता है? समस्त पद व सामासिक पद का निर्माण हो जाता है। तो देखें, हमने उदाहरण देखा किस वाले को, इसी वाले को देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देखा अभी अभी, हस्त प्लस लिखित, क्या है मित्रों? हस्त प्लस लिखित। तो इसमें पूर्व पद कौन सा है? ये हस्त है, वो क्या है? पूर्व पद। और ये लिखित है, वो क्या है मेरे मित्रों? उत्तर पद। क्या है? उत्तर पद। क्या कह रहा है? नियम क्या कह रहा है? जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिला दिया जाए, तो इनको हम मिला देंगे, संयोग तो होगा ही होगा, वो शब्द बनेगा, वो क्या कहलाएगा? समस्त पद या सामासिक पद कहलाएगा। शब्द बना ये दोस्तों क्या? हस्तलिखित। शब्द क्या बना? हस्तलिखित। अब इस हस्तलिखित को क्या कहा जाएगा? समस्त पद, समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद या क्या कहलाएगा? सामासिक पद। पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, दोनों को मिला दें तो क्या बनता है दोस्तों? समस्त पद या फिर सामासिक पद बनता है। यहां तक की बात समझ में आई। अब हम आगे चर्चा करें, चर्चा करेंगे अब हम, जब समस्त पद व सामासिक पद, जब समस्त पद व सामासिक पद का विग्रह करना हो, तब विभक्तियों का प्रयोग होता है। और यदि विभक्तियों का जब विग्रह दे रखा हो, जब विग्रह का क्या करना हो, समस्त पद बनाना हो, तो विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। समझे आगे? समझो। जब यदि हमें समस्त पद या सामासिक पद दे रखा हो और उसका विग्रह करना हो, तो विभक्तियों का क्या हो जाता है? प्रयोग हो जाता है। यदि यदि हमें यदि हमें यदि हमें समस्त पद यदि हमें समस्त पद या सामासिक पद यदि हमें समस्त पद या सामासिक पद यदि हमें समस्त पद या सामासिक पद दे रखा हो,
पद दे रखा हो, ध्यान दें, यदि हमें समस्त पद या सामासिक पद दे रखा हो और उसका विग्रह करना हो, 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 तो तो विभक्तियों का तो विभक्तियों व योजक चिन्हों का, विभक्तियों या योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। ध्यान दें, यदि यदि हमें समस्त पद सामासिक पद दे रखा हो और उसका क्या करना है, हमें विग्रह करना हो, तो विभक्ति या योजक चिन्हों का क्या हो जाता है, प्रयोग हो जाता है। जैसे हमें समस्त पद दे रखा है, ये हस्तलिखित, ये क्या है, समस्त पद है। क्या मित्रों, ये समस्त पद है। अगर इसका क्या करना हो, हमें विग्रह करना हो, बताओ विभक्ति का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या हो जाएगा, अस्त द्वारा लिखित। ध्यान रखना है, यहाँ पर पर्यायवाची विग्रह करते समय पर्यायवाची नहीं लिखना चाहिए, ना ही उसका अर्थ लिखना चाहिए। होने को मैं ऐसे यहाँ पर कर सकता हूँ, हाथ से लिखा हुआ या हाथ द्वारा लिखा हुआ, लेकिन नहीं, क्या होगा, अस्त द्वारा लिखित। क्या होगा दोस्तों, अस्त द्वारा लिखित। समास पद दे रखा हो तो व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा द्वारा। क्या हो जाएगा, अस्त अस्त द्वारा लिखित। क्या हो जाएगा, अस्त द्वारा लिखित। क्या होगा, अस्त द्वारा लिखित। ऐसे ही रसोई घर, समस्त पद है ना ये, तो क्या बन जाएगा, ये रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, अस्त द्वारा लिखित रसोई के लिए घर, अस्त लिखित रसोई घर। नियम ने क्या कहा है, यदि हमें समस्त पद या सामासिक पद दे रखा हो, उसका विग्रह करना हो, तो विभक्ति या योजक चिन्ह का क्या हो जाता है, प्रयोग होगा। ठीक है, यदि यदि हमें विग्रह दे रखा हो, उसका समस्त पद या सामासिक पद बनाना हो, तो विभक्ति का लोप हो जाता है। यदि हमें समास विग्रह दे रखा हो, यदि हमें, अगला देखें, यदि यदि हमें विग्रह दे रखा हो, यदि हमें विग्रह दे रखा हो, यदि हमें विग्रह दे रखा हो, क्या दे रखा हो दोस्तों, यदि हमें विग्रह दे रखा हो, यदि हमें विग्रह दे रखा हो, यदि हमें विग्रह दे रखा हो, और उसका, यदि हमें विग्रह दे रखा हो और उसका समस्त पद, और उसका समस्त पद या सामासिक पद, या सामासिक पद, यदि हमें विग्रह दे रखा हो और उसका समस्त पद या सामासिक पद बनाना हो, समस्त पद या सामासिक पद बनाना हो, तो विभक्तियों तो विभक्तियों
तो विभक्तियों या योजक चिन्हों, तो विभक्तियों या योजक चिन्हों, योजक चिन्हों का यदि हमें विग्रह दे रखा हो और उसका समास पद या सामासिक पद बनाना हो तो विभक्तियों या योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। समझो, जैसे यदि क्या दे रखा हो, विग्रह दे रखा हो, उसका क्या बनाना हो, समय सामासिक पद बनाना हो, तो क्या हो जाता है, व्यक्ति योजक का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण देखे थे अभी, अस्त द्वारा लिखित, अस्त द्वारा लिखित, इसमें अस्त क्या है, लिखित क्या है, द्वारा क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, लोप, क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अस्त लिखित। ऐसे उदाहरण देखा था हमने, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, और इसका क्या हो जाएगा, लोप। क्या बन जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई घर। क्या दोस्तों, रसोई घर। इस प्रकार से अब हम आगे बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप या फिर संक्षिप्त। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। समास में देखो, आगे लिख देता हूं मैं, संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का संयोग होता है। ठीक है, समास में विकार होता है और संधि में विकार होता है और समास में संयोग होता है। समझे आगे। संधि में, संधि में वर्णों का, संधि में वर्णों का, संधि में वर्णों का मेल, संधि में वर्णों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि, संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में, समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है, मेल होता है। जैसे जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, तो समास भी है संधि भी है। जैसे प्रति प्लस एक, क्या दोस्तों, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ वर्णों का मेल होगा, प्रथम पद के अंत में क्या है, ई है, दूसरे पद के प्रारंभ में क्या है, ए है। तो मेल इनका हो रहा है ना, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य, ए। अब ये यह कैसा है, आधा, इससे क्या हो जाएगा, पूरा, ये। तो शब्द बना दो, क्या बन जाएगा, प्रत्येक। तो संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में, समास में शब्दों का होता है।
जैसे इसी को देख लें, प्रति एक, ऐसे बन जाएगा ना, प्रति एक, यही तो विग्रह हुआ, प्रति एक। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, हर एक, या फिर क्या कह सकते हैं, एक एक, ऐसे बनेगा। क्या है उदाहरण, क्या था, प्रति एक। इस प्रकार से प्रति एक, हर एक, एक एक। ठीक है, तो संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में विकार होता है और समास में संयोग होता है। आगे देखें, संधि में, संधि में विकार होता है, संधि में विकार या परिवर्तन होता है, संधि में विकार या परिवर्तन होता है, जबकि, ध्यान दें, संधि में विकार या परिवर्तन होता है, संधि में संधि में विकार या परिवर्तन होता है, जबकि समास में, जबकि समास में, जबकि समास में संयोग होता है, समास में, समास में संयोग होता है। समास में संयोग होता है। ये देखें, संधि में विकार या परिवर्तन होता है, क्या होता है, संधि में, संधि में विकार या परिवर्तन होता है जबकि समास में संयोग होता है। समझे तो, संधि में क्या होता है, परिवर्तन होता है, समास में क्या होता है, संयोग होता है। समझो तो, विकार या परिवर्तन, जैसे क्या होता है, संधि में परिवर्तन होता है और समास में क्या होता है, संयोग होता है। क्या होता है मित्रों, संयोग होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, इसी को देख रहे हैं आप, यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, यथा प्लस अर्थ, वहां पर क्या हो जाएगा, अर्थ के अनुसार, जैसा है वैसा। प्रत्येक को ही देख लो, विकार परिवर्तन होगा, जैसे प्रत्येक, क्या दोस्तों, प्रत्येक। तो यहाँ पर ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई, या के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई। तो ये क्या बन जाएगा, प्रति एक। बना दो इसको, ई को बाहर कर दें, ए, ई के स्थान पर क्या हो जाता है, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह। इस वाली ये से ये पूरा हो जाएगा, प्रति ये, क्या बन जाएगा शब्द, ये प्रत्येक। तो संधि में विकार परिवर्तन होता है, बताओ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। और समास में क्या होता है, संयोग होता है, जैसे प्रत्येक, जैसे प्रति एक, जैसे हर एक, जैसे एक एक। संयोग हुआ है ना, किसका बना है, ये प्रत्येक का, प्रत्येक का, प्रत्येक का क्या हो सकता है, प्रत्येक, क्या दोस्तों, प्रत्येक, हर एक, एक एक। अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, परिवर्तन कर दें, विकार कर दें, तो देखो एक एक मिलकर के क्या बन जाएगा, एक एक। क्या बनेगा, एक एक। हर एक मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हर एक। क्या बनेगा, हर एक। और प्रति एक मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्रति एक। परिवर्तन होता है संधि में, संधि में विकार या परिवर्तन होता है, जबकि समास में क्या होता है मित्रों, संयोग होता है।
संधि में विकार या परिवर्तन होता है, और जबकि समास में क्या होता है, संयोग होता है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम आगे बात करें समास विग्रह के भेद। विग्रह के आधार पर भेद कितने हैं? विग्रह के आधार पर समास के भेद कितने हैं? तो दो हैं। एक तो कौन सा है, नित्य समास विग्रह, एक है कौन सा, अनित्य समास विग्रह। नित्य को क्या कहा जाता है, लौकिक समास विग्रह। अनित्य को क्या कहा जाता है, अलौकिक समास विग्रह। हिंदी में कौन सा प्रचलन में है, नित्य या लौकिक समास विग्रह? ठीक है, समझे। समझे। अब बात कर रहे हैं हम भेद के बारे में। क्या, विग्रह के भेद। किसके भेद, विग्रह के भेद कितने हैं, विग्रह के प्रकार कितने हैं, दो। एक तो नित्य है, एक अनित्य है। समास विग्रह के आधार पर, विग्रह के आधार पर, विग्रह के आधार पर समास के भेद। किसके आधार पर, विग्रह के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, विग्रह के आधार पर समास के भेद कितने हैं, दो। विग्रह के आधार पर, किसके आधार पर, विग्रह के आधार पर समास के भेद कितने हैं, दो। विग्रह के आधार पर कितने हैं, दो। मूल रूप से कितने हैं, पांच। पदों की प्रधानता के आधार पर कितने हैं, चार। और कुल रूप से समास कितने हैं, तो छह। तो विग्रह के आधार पर, किसके आधार पर, विग्रह के आधार पर समास के भेद हैं कितने, दो। एक तो है, एक है नित्य समास विग्रह, कौन सा है, नित्य समास विग्रह। इसे ही क्या कहा जाता है, लौकिक। नित्य समास विग्रह को ही क्या कहा जाता है, लौकिक समास विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लौकिक समास विग्रह। दूसरा कौन सा है, तो देखें, अनित्य समास विग्रह। क्या, नित्य समास विग्रह लौकिक, अनित्य समास विग्रह अलौकिक। क्या दोस्तों, अलौकिक। नित्य समास विग्रह, विग्रह के आधार पर समास के भेद। किसके आधार पर, विग्रह के आधार पर समास के भेद कितने हैं, विग्रह के आधार पर समास के भेद कितने हैं, तो दो। कौन से हैं, दो। एक तो नित्य समास विग्रह, एक अनित्य समास विग्रह। विग्रह के आधार पर समास के भेद कितने हैं, दो। एक तो नित्य समास विग्रह, उसको ही क्या कहा जाता है, लौकिक समास विग्रह। एक है, दूसरा कौन सा है, अनित्य समास विग्रह, उसको क्या कहा जाता है, अलौकिक समास विग्रह। तो हिंदी में कौन सा प्रचलन में है, नित्य या लौकिक समास विग्रह प्रचलन में है। हिंदी में हिंदी में नित्य लौकिक, हिंदी में हिंदी में नित्य लौकिक समास विग्रह, हिंदी में नित्य लौकिक समास विग्रह प्रचलन में है। प्रचलन में है। तो समास विग्रह के भेद कितने हैं, विग्रह के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, विग्रह के आधार पर समास के भेद कितने हैं, दो। एक तो नित्य, नित्य को क्या कहा जाता है, लौकिक। एक कौन सा, अनित्य, अनित्य को क्या कहा जाता है, लौकिक। हिंदी में कौन सा प्रचलन में है, तो नित्य, या फिर क्या कह सकते हैं उसे, लौकिक समास विग्रह कह सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, बताओ, एक बार चर्चा करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप या फिर संक्षिप्त कर देना।
समास का विलोम क्या होता है? व्यास। क्या होता है मित्रों? व्यास होता है। व्यास में यण संधि होती है, बी उपसर्ग है, आस में अस शब्द है, धातु है, और अ प्रत्यय है। समास कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, आस का अर्थ होता है बैठना। शब्दों का अच्छी तरह से पास आकर बैठ जाना ही क्या है दोस्तों? समास है। आगे हमने बात की थी समास में 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जब दोनों पद को मिला दिया जाता है, दोनों पद को यानी पूर्व पद उत्तर पद को मिला दें तो पद का निर्माण होता है समस्त पद या सामासिक पद का निर्माण होता है। यदि हमें समस्त पद या सामासिक पद दे रखा हो, हमें उसका क्या करना हो? विग्रह करना हो, तो विभक्तियों का क्या होता है? प्रयोग होता है। क्या होता है? प्रयोग होता है। अगर हमारे पास समास विग्रह दे रखा हो, क्या दे रखा हो? विग्रह दे रखा हो, समस्त पद बनाना हो, तो व्यक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में विकार या परिवर्तन होता है, संधि में विकार या परिवर्तन होता है, समास में क्या होता है? संयोग होता है। हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि क्या ध्यान रखना होता है कि समास का विग्रह करते समय उसका अर्थ नहीं लिखा जाता। क्या नहीं लिखते दोस्तों? अर्थ नहीं लिखा जाता। जैसा इसमें लिखा है उसी को हम लिखेंगे। जैसे हस्तलिखित है, हाथ द्वारा लिखा हुआ नहीं लिख सकते, विग्रह कर सकते, क्या करेंगे? हस्त द्वारा लिखित। क्या करेंगे दोस्तों? हस्त द्वारा लिखित। आगे हमने बात की है विग्रह के आधार पर समास के भेद कितने हैं। क्या दोस्तों? विग्रह के आधार पर समास के भेद कितने हैं? तो 2 है। एक नित्य समास विग्रह, उसको क्या कहा जाता है? लौकिक समास विग्रह भी कहा जाता है। दूसरा कौन सा है? अनित्य समास विग्रह, उसे क्या कहा जाता है? अलौकिक समास विग्रह भी कहा जाता है। इन दोनों में से हिंदी में कौन सा प्रचलन में है? तो नित्य या लौकिक समास विग्रह हिंदी में प्रचलन में है। ठीक है, जैसे समझे, एक शब्द आगे आपके लिए, क्या? कारावास या छात्रावास। छात्रावास, इसमें संधि भी है और समास भी है। ऐसे एक शब्द आ गया, क्या? प्रत्येक, तो इसमें समास भी है, संधि भी है। ठीक है, ऐसे एक शब्द आ गया, क्या? मुरारी, इसमें समास भी है और संधि भी है। क्या है? समास भी है और संधि भी है। ऐसे एक शब्द आ गया आपके लिए दैत्यारी, इसमें समास भी है और संधि भी है। क्या दोस्तों? समास भी है, संधि भी है। ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है आपको, निम्न में से किस पद में, निम्न में से किस शब्द में संधि व समास नहीं है, या फिर संधि है समास नहीं है, या समास है संधि नहीं है। अब इनमें तो चारों में ही है। अब छात्रावास है, इसमें पूर्व पद कौन सा है? छात्र। दूसरा पद क्या है? आवास। पहला प्रति है, दूसरा क्या है? एक है। पहला पद क्या है? पूर्व पद क्या है? मुर। अरि क्या है? उत्तर पद है। दैत्य क्या है? पूर्व पद है। अरि क्या है? उत्तर पद है। जब पूर्व पद उत्तर पद को मिला दिया जाता है तो समस्त पद या सामासिक पद का निर्माण होता है। ऐसी छात्रावास क्या हो जाएगा? छात्र या छात्रों के लिए आवास। प्रति एक मुरारी, मुर के हैं जो हरि, मुर के हैं जो हरि अर्थात वह कौन? कृष्ण। दैत्यारी का क्या हो जाएगा? दैत्यों के हैं जो हरि अर्थात वह है विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु अन्य निकल रहा है। ठीक है, जैसे हमने हस्तलिखित के विच्छेद किए, विग्रह किए। हस्तलिखित का सही विग्रह है, हस्तलिखित का सही विग्रह है। ऑप्शन लो। हस्त से लिखा हुआ। दूसरा, हाथ से लिखित। हस्त द्वारा लिखा हुआ। हस्त द्वारा
लिखित। अब इसमें से कौन सा सही होगा? सभी ऐसे लगेगा, सभी सही है। अस्त से लिखा हुआ ये भी सही है, हाथ से लिखित ये भी सही है, अस्त द्वारा लिखा हुआ ये भी सही है, अस्त द्वारा लिखित ये भी सही है। मैं समझाया, समास विच्छेद करते समय, विग्रह समास विग्रह करते समय ध्यान रखना है, हमें उसका अर्थ नहीं लिखा जाता। और से का प्रयोग किया जाता है निर्जीव के साथ, द्वारा का प्रयोग किया जाता है सजीव के साथ। ठीक है, इस प्रकार से तो हस्त से लिखित ये भी नहीं होगा, हाथ से लिखित ये भी नहीं होगा, अस्त द्वारा लिखा हुआ ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अस्त द्वारा लिखित। क्या हो जाएगा? अस्त लिखित, अस्त द्वारा लिखित। रसोई घर है, रसोई घर में पूर्व पद क्या है? रसोई। उत्तर पद क्या है? घर। रसोई घर में पूर्व पद क्या है? रसोई। दूसरा पद क्या है? घर। रसोई के लिए घर। जब हमारे पास समस्त पद या सामासिक पद दे रखा हो, क्या मित्रों? समस्त पद या सामासिक पद दे रखा हो, उसका क्या करना हो? विग्रह करना हो। क्या करना हो मित्रों? विग्रह करना हो। तो क्या हो जाता है? व्यक्तियों का लोप हो जाता है, प्रयोग हो जाता है। अगर विग्रह दे रखा हो, विग्रह दे रखा हो, समस्त पद बनाना हो, तो व्यक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी चर्चा अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।